फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे, इसकी जो कहानी है वो एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं, सावित्री इसकी नायिका है। वो एक कामकाजी महिला है जो अपने घर का दायित्व अपने कंधों पर उठाकर चलती है, और उसका पति महेंद्र नाथ एक दुर्बल दब्बू इस तरह का इंसान है, और वो घर घर में बिल्कुल नकारा बैठा रहता है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम इस नाटक की नायिका यानी कि सावित्री के चरित्र चित्रण पर चर्चा करेंगे। सावित्री जो है वो अपने पति को डब्बू दब्बू व्यक्तित्वहीन आदमी के रूप में देखती है। वह किसी ऐसे पूर्ण व्यक्ति की तलाश करती है जो उसकी कसौटियों पर खरा उतर सके, पर क्या उसे ऐसा व्यक्ति मिल पाता है? यह सब बातें हम उसके चरित्र से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं आधे अधूरे नाटक की नायिका सावित्री का चरित्र चित्रण। सावित्री आधे अधूरे नाटक की प्रमुख और सशक्त पात्र है, यानी कि वह नाटक में प्रारंभ से लेकर अंत तक विद्यमान रहती है, और इस नाटक की जितनी भी घटनाएं हैं उनके मूल में एक तरह से वही सावित्री ही है। उसके जो बहिरंग यानी कि बाहरी व्यक्तित्व का चित्रांकन नाटककार इस प्रकार करते हैं: उम्र 40 को छूती, चेहरे पर यौवन की चमक और चाह फिर भी शेष, ब्लाउज और साड़ी साधारण होते हुए भी सुरुचिपूर्ण, दूसरी साड़ी विशेष अवसर की। तो दोस्तों, ये तो था उसका व्यक्तित्व, किस प्रकार नाटककार ने उसके व्यक्तित्व को बताया है नाटक में। अब हम इसकी चारित्रिक विशेषताओं के विषय में जानते हैं। सबसे पहली है कर्तव्य बोध युक्त नारी। सावित्री अपने कर्तव्य को भली भांति समझती है, जानती है और उनका दायित्व करने का भरसक प्रयत्न भी करती है। वह नाटक में कर्तव्यपरायण नारी के रूप में दृष्टिगोचर होती है और खूब कठोर परिश्रम करके अपने बेकार बेगार पति महेंद्र नाथ और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। नाटक का जब प्रारंभ होता है तो वो लदी थकी हारी घर में प्रवेश करती है, और नाटककार का कहना है कि स्त्री यानी कि जो सावित्री है वह कुछ कुछ संभाले बाहर से आती है। और जो कई कुछ है उसके हाथ में, जो कुछ कुछ वो संभाले आती है, उसमें क्या क्या होता है? कई कुछ में उसका कुछ तो घर का सामान है, कुछ उसके दफ्तर का है, कुछ उसका अपना है। और जब वो घर में आती है तो उस पर उसके चेहरे पर दिन भर के काम की थकान है, और इतनी चीजों के साथ चलकर आने की उलझन, एक साथ इतना सामान है वो समझ ही नहीं पा रही, उलझी हुई है। अब वो घर में घुसती है, आकर सामान कुर्सी पर रखती है और फिर देखती है पूरे कमरे पे एक नजर डालकर। इस प्रकार एक और तो हम देखते हैं कि सावित्री परिवार के लिए अर्जित करती है, और दूसरी तरफ अपने बच्चों की जिम्मेदारी के दायित्व को भी अपने निर्बल कंधों पर दृढ़ता से संभाले हुए है। अपने पुत्र अपनी पुत्री के विकास और सुख सुविधा के लिए भी वह चिंतित रहती है। साथ ही साथ अपने इस घर का कुछ अच्छा हो जाए, इसके लिए भी वह भरसक प्रयत्न करती है, और इसी हेतु वो अपने बॉस को भी अपने घर पर आमंत्रित करती है। साथ ही अपने बच्चों के भविष्य एवं परिवार की आर्थिक दशा सुधारने के लिए अपने चरित्र को भी वह पतन के गर्त में गिरा देती है। यानी कि सावित्री एक ऐसी महिला है जो अपने परिवार का भला करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दूसरा है उसकी चरित्र की विशेषता, महत्वाकांक्षी आधुनिक नारी। वह एक महत्वाकांक्षी नारी है, और जो उसका पति महेंद्र नाथ है वह उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ है। इसलिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु वह अन्य पुरुषों का अवलंब पाकर घर का जो विशाला वातावरण होता है उससे मुक्त होने का चयन करती है। किंतु उसके जीवन में आने वाले सभी पुरुष, चाहे वो जुनेजा हो, शिवाजी हो, जगमोहन हो, मनोज हो, वो सब अपनी किसी ना किसी दुर्बलता से उसके आगे अपूर्ण सिद्ध होते हैं। और अंत में जो उसका एक पुरुष मित्र जगमोहन होता है वह भी अपने बच्चों के भविष्य की आड़ में उससे अपना दामन छुड़ा लेता है, और फिर से वह
हारी हुई संकल्पों की रेत में लौट आती है, अपने घर वापस आ जाती है। नाटक के अंत में आने वाला जुनेजा सावित्री के जीवन की इसी वास्तविकता पर प्रकाश डालता है कि चारों पुरुषों में से कोई भी पुरुष यदि उसका पति होता तो भी उसकी निराशा का जो स्वरूप है यही होता जो अब है, जब महेंद्रनाथ निठल्ला जो उसकी निगाह में है उसके पति के होने से है। पहले महेंद्रनाथ भी एक समृद्ध व्यापारी था, पर पत्नी सावित्री को खुश करने के लिए वह अपने घर में सुख सुविधाओं को एकत्रित कर लेता है। उसके लिए वो हर तरह का प्रयत्न करता है, हर तरह का काम करता है। अतः कहा जा सकता है कि सावित्री उस आधुनिक नारी का प्रतिरूप है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति हेतु पर पुरुषों से अनैतिक संबंध बनाकर भारतीय नारी के आदर्श एवं गरिमा को ठेस पहुंचाती है और साथ ही साथ अपने परिवार के विघटन का कारण भी बनती है। तीसरी उसके चरित्र की विशेषता के विषय में जानते हैं, दाम्पत्य जीवन से असंतुष्ट। दोस्तों, सावित्री अपने दाम्पत्य जीवन से असंतुष्ट है। वह अपने पति के निठल्लेपन पर आश्रित एवं दब्बूपन के कारण उसे पति रूप में पाकर संतुष्ट नहीं है। जबकि विवाह से पहले महेंद्रनाथ एक सफल व्यापारी था, लेकिन उसने विवाह के बाद सारा पैसा अय्याशी में उड़ा दिया। अब सावित्री उसे आधा अधूरा मानती है, इसलिए कभी भी पत्नी प्रेम का समर्पण नहीं करती है। चौथा है यंत्रणाओं की शिकार। दोस्तों, नाटक में सावित्री का इतना आवारा होना एक मनोवैज्ञानिक कारण भी रखता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं की मृग तृष्णा में वह पद, सम्मान, वैभव और पूरे आदमी की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है, परंतु महेंद्रनाथ के व्यवहार, उसके दब्बू प्रवृत्ति आदि की प्रतिक्रिया में वह एक प्रकार से मानसिक आघात से पीड़ित हो जाती है और काल्पनिक पूरेपन की तलाश में ही आवारा बन जाती है। उसको एक ऐसे पुरुष की तलाश थी जो उसकी इच्छाओं को, उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके, जबकि उसका पति ऐसा नहीं कर पाता था। जीवन के हर मोड़ पर अपने पति की असफलताओं से क्षुब्ध सावित्री का नारीपन विद्रोह करने लगता है। दोस्तों, सावित्री की बड़ी बेटी जो बिन्नी है, उसके शब्दों में महेंद्रनाथ का राक्षस रूप उभर कर सामने आता है। वो कहती है कि आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा है। यहाँ डैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उनके मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गुसल खाने के कमोड पर ले जाकर वो फिर सिहर जाती है बताते हुए, मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कितना कितना भयानक दृश्य है जो कि इस भयानक दृश्य है इस घर में मैंने देखा। इस प्रकार सावित्री के चरित्र के में आवारापन वर्तमान आर्थिक विसंगतियों, बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और पति के निठल्लेपन और पारिवारिक यंत्रणाओं के कारण आता है। यानी कि अपने परिवार में अपने पति का इस प्रकार का रूप और साथ ही साथ उसका कुछ भी घर के लिए ना करना, ना कमाना, उसे एक तरह से मानसिक यंत्रणाओं से घेर देता है और फिर वह अपने इन्हीं सब को शांत करने के लिए घर से बाहर एक पूरेपन के लिए भटकती रहती है। उसे लगता है कि शायद कोई और उससे अच्छा उसे मिल जाएगा। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सावित्री पूरे नाटक की केंद्रीय पात्रा है। नाटक की समस्त कथा वस्तु उसके चारों तरफ घूमती है और नाटक की फल भोगी भी वही है। यानी कि नाटक शुरू भी उसी पे है और अंत भी नाटक का उसी पे है। नाटक के मूल में सावित्री ही है। नाटक का जो नाटक है उसके चारों तरफ, सावित्री के चारों तरफ ही नाटक की कहानी घूमती है। अतः हम उसे नाटक की नायिका कह सकते हैं। कुल मिलाकर सावित्री का चरित्र वर्तमान समाज में व्यवस्थाओं के बोझ से दबी मध्यम वर्गीय नारी का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों, ये हमने जाना मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे की नायिका के चरित्र चित्रण के विषय में। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी विषय से संबंधित आप कोई भी प्रश्न मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
मैं शीघ्रातिशीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।